आप जमशेदपुर से लगभग 24 घंटे की यात्रा करके वीरांगना की कर्मभूमि में आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अ, आप चूंकि आपसे बातचीत में पता चला कि इधर आपका पहली बार आना हुआ है, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को ये बताने का प्रयास करें कि आप मूलतः एक व्यवसायी थे, लेकिन कैसे लेखन की ओर झुकाव हुआ, और फिर चूंकि आप मूलतः गैर आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन गैर आदिवासी हैं, तो कैसे गैर आदिवासियों के ओर लिखने के लिए प्रेरित हुए आप? धन्यवाद। जब मैं झांसी आ रहा था तो झांसी के बारे में कुछ सर्च कर रहा था। बचपन में पढ़ा ही था कि झांसी रानी लक्ष्मीबाई का शहर है, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के वंशज इंदौर में रहते हैं, उन्हें झांसी वाले कहते हैं। तो मुझे लगा यार झांसी में झांसी के राजा रानी का ही वंशज नहीं है, क्या देखने को मिलेगा। परंतु मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं जब बैठा हूं सामने रानी लक्ष्मीबाई का महल दिख रहा है, जो संचालन कर रही थी ओजस्वी मुझ में उसमें रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमूर्ति दिख रही थी। मैंने पहली बार देखा कि हम लोग राजस्थान के लोग हैं, साफा हमारा कल्चर है, पगड़ी हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, लेकिन मैंने आज तक पगड़ी और साफा बांधने वाली नहीं देखी। मैंने पहली बार देखा कि ये रानी लक्ष्मीबाई के शहर भी हो सकता है कि एक वीरांगना पगड़ी बांधती हो। ये कमाल का कॉम्बिनेशन मैंने देखा, मैं दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। अब बात आई कि मैं गैर आदिवासी होते हुए आदिवासियों पे कैसे लिखता हूं। तो भैया बड़ी सीधी सी बात है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। झारखंड में रहता हूं, आदिवासियों की माटी में रहता हूं, आदिवासियों के क्षेत्र का पानी पीकर बड़ा हुआ, आदिवासियों का उपजाया हुआ अन्न खाया, आदिवासियों की तकलीफ देखी, आदिवासियों की सक्सेस देखी, आदिवासियों का संघर्ष देखा, और अपनी आंख के सामने द्रौपदी मुर्मू को विधायक बनते हुए देखा, मंत्री बनते हुए देखा, राज्यपाल बनते हुए देखा, और आज देश की प्रथम महिला के रूप में देश का राष्ट्रपति बनते हुए देखा। और यही मेरी प्रेरणा है, यही आदिवासियत मेरी प्रेरणा है जो मुझे आदिवासियों पर लिखने के लिए प्रेरित करती है। सर, आपने ये कहा कि आप उनके बीच में रहते हैं, खाते हैं, और आपने संघर्ष भी देखा और सक्सेस भी देखी। तो अब अपने मूल विषय पे आते हैं, आदिवासी अस्मिता का संघर्ष। आज एक और बात हो रही है विकसित भारत की, सबका साथ सबके विकास की, लेकिन हम इस विषय पे चर्चा करने बैठे हैं। तो क्या वो मूल भावना है कि हम उनकी किन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं? क्या बातें आदिवासी कहना चाहते हैं, और विकसित भारत की नींव रखने से पहले हम उसमें संघर्ष ढूंढ रहे हैं? देखिए, मैं दो तीन चीजें खासकर अपने स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को बहुत क्लियर कर दूं। एक तो जब भी हम आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं, तो एक शब्द लिख देते हैं, अस्तित्व का संघर्ष, जो आज भी लिखा गया। तो भैया एक बात बहुत अच्छे से जान लो, मैं आज बुंदेलखंड लिटरेरी फेस्टिवल के माध्यम से मैसेज देता हूं कि अब आने वाले समय में आदिवासियों की अस्तित्व पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। प्रश्न चिन्ह हम लोगों के अस्तित्व पर है, क्योंकि वे आज भी अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं, वे अपने पास्ट से जुड़े हुए हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम लोग राम मंदिर के नजदीक तो आ चुके हैं, राम मंदिर बना चुके हैं, राम पर चर्चाएं आरंभ कर चुके हैं, कुमार विश्वास राम कथाएं आरंभ कर चुके हैं, राम कथाओं पर हम 2-2 करोड़ रुपए खर्च करना स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन हम राम से दूर जा चुके हैं। अब हमारे अंदर कहीं किसी के अंदर कोई राम नहीं है, लेकिन आदिवासियों के अंदर आदिवासियत है। और यदि आज हर राजनीतिक मंच पर एक शब्द बहुत जोर से चलन पर है, सनातन। यदि सनातन को समझना है तो पुरातन को समझना होगा। और पुरातन क्या है? तो पुरातन आदिवासी है, आदिवासी प्रकृति का पूजक है। आज जहां जहां प्रकृति बची है, आप ये समझ लो वहीं आदिवासी रहता है। लोग पूछेंगे ना आदिवासी कहां रहता है,
तो बहुत सिंपल सी बात है, यदि कहीं बहुत अच्छे पुराने पेड़ हैं, 100 साल पुराने, 200 साल पुराने बाग बगीचे हैं, यदि जंगल, गहरा जंगल है, जंगली जानवर हैं, यदि पोखरे तालाब हैं, यदि जड़ी बूटियां हैं, तो आप समझ जाना इस एरिया में एक ट्राइबल कम्युनिटी निवास करती है। इसलिए मुझे नहीं लगता आने वाले समय में आदिवासियों की अस्मिता या अस्तित्व पर अब कोई प्रश्न चिन्ह रह गया है। मेरा जो विषय है, मैं तो बल्कि आदिवासियों से सीखने की बात करता हूं, आदिवासियों की सक्सेस पर लिख रहा हूं और ये कहता हूं कि आने वाले समय में यही हमारे प्रेरणा स्रोत होंगे, हमें इन्हीं से इंस्पायर होना होगा। आपने बताया कि अस्तित्व का संघर्ष नहीं है, सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ एक एग्जाम्पल्स आप हमें बताना चाहें जो किताबें लिखने के दौरान आपने ऑब्जर्व किया हो कि कैसे समस्याएं आदिवासी जीवन में आती हैं, कैसे वो टैकल करते हैं, और जो आपने बात कही कि हमारे ऊपर अस्तित्व का प्रश्न है, तो जो आम समाज है कैसे उसमें विरोध उत्पन्न करता है। देखिए, एक आम सभ्य समाज, सभ्य सो कॉल्ड सभ्य समाज जिसे हम लोग कहते हैं, खुद को जिसमें पाते हैं, और एक आदिवासी में क्या फर्क है। एक आम व्यक्ति जब सक्सेस होता है तो वो क्या करता है कि गांव का यदि कोई लड़का मान लीजिए IITN हो गया, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई, तो वो सबसे पहला काम करता है या तो US शिफ्ट कर जाता है, या बेंगलोर शिफ्ट कर जाता है, या हैदराबाद शिफ्ट कर जाता है। बहुत अच्छा लड़का निकला तो अपने माता पिता को ले जाता है या अपनी फैमिली को अपग्रेड कर देता है। मान लीजिए उससे भी थोड़ा सा और अच्छा लड़का निकला या कोई लड़की निकली तो अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा देती है। इससे ज्यादा एक सभ्य समाज नहीं करता। परंतु एक आदिवासी क्या करता है और क्या कर सकता है वो मैं बताता हूं। आपने नाम सुना होगा भज्जू श्याम का। भज्जू श्याम मध्य प्रदेश में एक छोटी सी जगह है पाटनगढ़, वहां का रहने वाला लड़का। वहां पर एक गॉन पेंटिंग, जो भज्जू श्याम कुछ पेंटिंग की माता कुछ पेंटिंग बनाया करती थी, वो भी पेंटिंग का एक्सपर्ट हो गया, वो दीवारों पर पेंटिंग बनाने लगा। तो लंदन में एक रेस्टोरेंट खुल रहा था, तो भज्जू श्याम की पेंटिंग को देख के क्यूरेटर थे संजीव नाम के दिल्ली के, वो उसको US ले गए, सॉरी लंदन ले गए, कहा यार इसके भित्ति चित्र बना दो, मतलब वॉल को इंटीरियर पेंटिंग कर दो। भज्जू श्याम तकरीबन 2 महीने लंदन में रहा और उसने वॉल का इंटीरियर किया। 2 महीने तक वो एक अनपढ़ लड़का, एक आदिवासी लड़का पेंटिंग बना रहा है, लंदन में रह रहा है। 2 महीने वो पेंटिंग करके इंडिया लौटता है। अब वो जब इंडिया लौटता है तो एक नेचुरल सी बात है, आप और हम भी जो आम जीवन जीते हैं, यदि 2 महीने लंदन में रहेंगे, नई जगह पर रहेंगे, तो हमारे दिमाग में कुछ दिनों तक वही बातें घूमेगी। भज्जू श्याम के दिमाग में भी केवल लंदन की बातें घूमती थी। वह वहां 2 चीज से ट्रेवल किया करता था, जहां उसका निवास था, जहां उसे रुकाया गया था, और जहां रेस्टोरेंट था। या तो वो अंडरग्राउंड मेट्रो से जाया करता था और या रेड बस का सहारा लिया करता था। तो उसने वहां जब वापिस इंडिया आके कुछ पेंटिंग्स बनानी स्टार्ट की। क्या पेंटिंग्स बनाई, देखिए उसके सब्जेक्ट्स देखिएगा। उसने वहां पर जो लंदन की वॉच टावर है, जो बहुत फेमस वॉच टावर है ना, बेन, तो बेन की उसने फोटो बनाई वॉच टावर की। और हमारे यहां समय कौन बताता है, मुर्गा, तो उसने मुर्गे का मुंह लगा दिया उस वॉच टावर के आगे और पीछे पूंछ लगा दी। उसने रेड बस बना दी, रेड बस के आगे एक छिपकली का मुंह लगा दिया, पीछे में उसकी पूंछ लगा दी। उसने अंडरग्राउंड मेट्रो बनाई, अंडरग्राउंड मेट्रो बनाने के बाद में उसमें आगे केंचुआ का मुंह लगा दिया, पीछे पूंछ लगा दी। इस तरह के मतलब अजीब टाइप के अपने आदिवासी परिवेश और लंदन को मिलाते हुए कुछ चित्र तैयार कर दिए, जो अजीब पेंटिंग्स थी। लेकिन देखो होता क्या है, केरल की एक पब्लिशर घूमते हुए पाटनगढ़ आती है, उसको वो फोटोग्राफ पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगती है, वो उन पेंटिंग्स की फोटोग्राफ्स लेती है और वो फोटोग्राफ लेके उसकी कॉफी टेबल बुक बनाती है। उसी समय यूरोप में एक एग्जीबिशन लगा हुआ था, वो उस एग्जीबिशन में, पेंटिंग एग्जीबिशन में, इस कॉफी टेबल बुक को भी सेल के लिए रख देती है। 2 दिनों में उस कॉफी टेबल बुक की 40,000 कॉपियां बिक जाती है। भज्जू श्याम
रातों रात फेमस हो जाता है। भज्जू श्याम को यूरोप बुलाया जाता है और उसके बाद लोग लाइन लगा देते हैं कि हमारे होटल्स के लिए, हमारे होटल्स के रूम्स के लिए आप ये पेंटिंग्स बनाओ। भज्जू श्याम आज की तारीख में जितने बड़े ग्रुप हैं, आईटीसी ग्रुप सबसे पहले उसने, आईटीसी ने उसको ब्रेकअप दिया था, आज के तक में इंडियन होटल्स और कई ग्रुप के साथ उसका टाइअप है, परंतु वो टाइअप उसने अकेले ने नहीं किया। वो लौटकर पाटनगढ़ आता है, पाटनगढ़ के 100 परिवारों को तैयार करता है, आप लोग भी पेंटिंग बनाओ, हम लोग सब मिलकर ये सप्लाई करेंगे, और उन सब लोगों के पूरे इकोनॉमिकल सेनेरियो को वो चेंज कर देता है। ये है आदिवासियत। वो अपनी सक्सेस भी मिलकर बांटते हैं। भारत सरकार उसको पद्मश्री देती है, वो उस पद्मश्री की जो सक्सेस थी उसको अपने पूरे गांव के सब लोगों के साथ उसने बांटा। तो ये डिफरेंस है आदिवासी में और एक जनरल क्लास में। आप जब ये चीजें बता रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हम लोगों के लिए भी नई हैं। कैसे लेकिन ये वृत्ति कैसे उनमें, मतलब हम अपने मूल को खोते जा रहे हैं। देखिए मैं बताता हूं, ये स्वभाव होता है। देखिए वैसे तो शिकार बहुत खराब चीज है, लेकिन आदिवासियों में एक परंपरा है सेंद्रा। मैं भी जहां रहता हूं जमशेदपुर में, आप जमशेदपुर का मैप देखेंगे तो टाटा स्टील के ठीक बगल में एक दलमा पहाड़ है। तो एवरी ईयर आदिवासी सेंद्रा करते हैं। ये पूरे देश में जहां जहां आदिवासी सब जगहों पर होता है। तो मैं अपने शहर की बात बताता हूं, सेंद्रा करते हैं। होता क्या है, इसमें लोग पहाड़ पर चढ़ते हैं, पहाड़ों पर जो जंगल होते हैं उसमें शिकार करते हैं और शिकार। अब स्टोरी क्या है, क्या फर्क है आदिवासियों में, प्रेरणा कहां से आती है आदिवासियों को, जो आपने कहा उस प्रश्न को मैं ला रहा हूं। मान लीजिए 16 लोग सेंद्रा करने गए। एक्चुअली सेंद्रा शिकार नहीं है, सेंद्रा एक्चुअली युद्धाभ्यास है। युद्ध के पूर्व किया जाने वाला अभ्यास या युद्ध के लिए नियमित रूप से की जाने वाली प्रैक्टिस। की कभी भी कोई युद्ध आ गया, कोई लड़ाई आ गई तो हम भूल नहीं जाएं, तो उसके लिए हम प्रैक्टिस करते रहे, इसके लिए सेंद्रा का परंपरा डाली गई है। तो ये लोग मान लीजिए 16 लोग जंगल गए और मान लीजिए साथ में कुत्ता भी साथ हो लिया या 2 कुत्ते भी साथ हो लिया। आप चल रहे हैं, पीछे पीछे कुत्ता आपके पीछे लग जाता है ना, भी आपने खाना खाया छोड़ दिया, वो कुत्ते खा रहे हैं। तो मान लीजिए 16 लोग गए, 2 कुत्ता साथ हो लिया, 18 लोग हो गए। आपने शिकार करा। मान लीजिए किसी एक बंदे ने किसी मोर को मारा, एक ने खरगोश को मारा, एक ने हिरण मारा और एक ने चीता मारा। 4 शिकार हमारे पास इकट्ठे हो गए। अब 6 दिन बाद ये लोग लौट रहे हैं। टोटल कितने लोग हैं, 16 लोग गए थे, शिकार केवल 4 हुए हैं, साथ में 2 कुत्ते हो गए थे, 18 लोग। तो ये लोग ऐसा नहीं कि जिन 4 लोगों ने शिकार किया वो 4 व्यक्ति शिकार लेकर आएगा और कहेगा वाह देखा मैंने कर लिया, तू नहीं कर पाया और मेरा अभिनंदन होगा, जैसे हम लोग करते हैं। उन लोग पर्वत की तलहटी पे आकर सबसे पहले उन 4 शिकार को 18 हिस्से में बांटते हैं, बराबर बराबर 18 हिस्से में बांटते हैं। और जब वो गांव को लौटते हैं तो हर बंदा कहता है हमने मिलकर ये 4 शिकार किए थे। ये है आदिवासियत, समानता। कुछ आप परंपराओं के बारे में भी बता रहे थे कि कुछ ऐसी जैसे वहां पे दहेज प्रथा का आदिवासियों में प्रचलन नहीं है, और आप बता रहे थे कि एक बार अकाल पड़ा 1967 में, तो उस भी उनके जनजीवन पर प्रभाव नहीं पड़ा। इस पर प्रकाश कृपया डालिए। देखिए दहेज पर इस देश में एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई। लोग कहते हैं आज दहेज परंपरा बंद हो गई है। मुझे नहीं पता उत्तर प्रदेश में क्या सीन है, लेकिन मेरा मानना है दहेज और विकृत हो चुका है। भले अब हम कैश और गहने के रूप में लेन देन नहीं कर रहे हैं, लेकिन शादी विवाह के समारोह जितने आलीशान होने लगे हैं, जितने रुपए खर्च होने लगे हैं, वो भी एक दहेज का विकृत रूप ही है। लेकिन अब आदिवासियों से समझिए, हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या देश की जो कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जब जम्मू कश्मीर को अलग किया गया तो जम्मू के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने गिरीश चंद्र मुर्मू, ये लोग जिस समुदाय से आते हैं वो समुदाय है संथाल। संथाल समुदाय में क्या होता है कि जब लड़का और लड़की का संबंध होता है तो लड़के वाले लड़की वालों को
12 टके देते हैं। उस जमाने में टका चलता था, हमारे रुपए, 1 रुपी इक्वल टू 1 टका, तो 12 टके देते हैं। और जब लड़के वाले लड़की वालों के बारात लेकर जाते हैं तो साथ में चावल और सब्जी 2 चीज लेकर जाते हैं और लड़की वालों को सौंपते हैं और कहते हैं भैया हम 2 दिन यहां रहेंगे, आओ हम लोग मिलकर बनाते हैं, इसी चावल इसी सब्जी से तुम भी खाना हम भी खाएंगे। तो उनके यहां दहेज प्रथा नहीं होती, बल्कि लड़की वालों के जो कल जो लोड है उसको वो कम करते हैं, उनको बल्कि वो रुपए प्रदान करते हैं। ये कल्चर है। तो आदिवासियों से हमें सीखना चाहिए कि पारस्परिक संबंध की भाव। हाँ। और 1967 की जो अकाल की बात आप कह रहे थे, आपने बाबा सिमोन उरांव का नाम सुना होगा, उनको भारत सरकार ने पद्मश्री दी थी। बाबा सिमोन उरांव को पढ़ा राजा कहा जाता था। आदिवासियों में क्या होता है कि जो मुखिया होता है उसको पढ़ा राजा कहते हैं। तो बाबा सिमोन उरांव 51 गांवों के पढ़ा राजा थे। राजा होता है आपको 1-1, 2-2 गांव का, और पढ़ा राजा कहते हैं महाराजा, जैसे हम लोग महाराजा कहते हैं तो आदिवासियों में पढ़ा राजा। तो वह अकाल पड़ता है। अब जब अकाल पड़ा तो सब लोग बाबा के पास गए, भाई बाबा क्या करना है, पढ़ा राजा क्या करना है। तो बाबा कहे घबराओ मत, कुछ भी नहीं होगा, तुम लोग ये बताओ तुम लोग के घर में कृषि के क्या क्या यंत्र हैं। किसी ने कहा मेरे पास 2 बैल है, किसी ने कहा मेरे यहाँ बैलगाड़ी है, किसी ने कहा मेरे 1967 की बात है तो आधुनिकता आ चुकी थी, हैंडपंप आ चुके, पंप वगैरह आ चुके थे, मोटर आ चुकी थी। किसी ने कहा हमारे पास पंप है, किसी ने कहा मोटर है, किसी ने कहा कुदाल है, किसी ने कहा बेलचा है, वॉटेवर जिसने जो कहा। बाबा ने कहा जिसके पास भी कृषि का जो भी यंत्र है, छोटा से छोटा, खुरपी से लेकर मोटर तक, सब ले आओ। सारे एक जगह इकट्ठे कर लिए जाते हैं, सारे गांव के पुरुषों को एकत्रित कर दिया जाता है और बाबा कहते हैं कल से हम लोग एक एक खेत जोतना स्टार्ट करेंगे। अपना अपना खेत मत जोतो, एक एक खेत जोतना स्टार्ट करेंगे। प्रतिदिन सारे लोग मिलके सारे संसाधन एकत्रित करके एक खेत जोतते हैं, दूसरे दिन दूसरा खेत जोतते हैं, तीसरा दिन तीसरा खेत जोड़ते हैं। इस तरह 30 दिनों में लगभग 90 एकड़ खेत जोत लिया जाता है, गेहूं की फसल बोई जाती है और इतनी फसल होती है कि 1967, 68 और 69 3 सालों का अन्न एकत्रित हो जाता है। यह है आदिवासियत। आपने 2 एग्जाम्पल दिए, एक विवाह का मतलब विरोध दहेज प्रथा का दिया और एक अकाल का दिया। आदिवासियों का जीवन ये कहा जाता है कि मतलब वो अपने जो उनका एरिया उतने में सुखी रहते हैं। आपने नज़दीक से उनको ऑब्जर्व किया है। अगर एक आम समाज की दिनचर्या से उसका मिलान करें, खासकर जो अब जेनजी आ गई है, तो क्या हमें उनसे सीखना चाहिए? अपनी दैनिक जीवन में कौन सी चीज़ें हम जो करते हैं जिन्हें छोड़ देना चाहिए या उनसे सीखकर छोड़ने का प्रयास करना चाहिए? लेविश लाइफ। आदिवासी आज भी यदि हम जो डिसिप्लिन अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो उनमें इनबिल्ट है, उनमें लेविश लाइफ नहीं है। आप देखो, अब दिल्ली में बैठा हुआ यदि कोई आदिवासी लीडर भी है तो भी आप यदि उसको फोन करोगे तो वो बंदा 5 बजे उठा हुआ मिलेगा, चाहे वो जुएल उरांव साहब हो, चाहे मान लीजिए पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हो या कोई भी। मैं आदिवासी नेताओं का नाम मतलब मुझे हो सकता है कुछ का याद हो, कुछ का नहीं हो। हाँ, मतलब आप देखो इन लोगों को एक चीज है कि अनुशासन, समय का अनुशासन इनके अंदर आज भी है। भोर में जल्दी उठना, कड़ी मेहनत करना। जैसे करिया मुंडा, आपने नाम सुना होगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। करिया मुंडा जब भी वापिस खूंटी लौटते थे तो उनका पहला काम था वो सबसे पहले अपने खेत जाया करते थे, और जो लोगों को मिलने जुलने वाले लोग थे वो कहते थे तू खेत में आ जाना, और वो खेती करते करते हल जोतते जोते बात करते थे। वो खैर वो व्यक्ति तो एक अलग ही था। उनकी बेटी आज भी सब्जी बेचते हुए खूंटी में देखी जा सकती है। उनके खेत में सब्जी की बहुत अच्छी पैदावार होती है और उसको बेचने के लिए स्वयं उनकी बेटी जाया करती है। जब ये सब चीजें आप देखते हैं, आप बात करते हैं, किताबें आपने लिखी हैं, तो क्या ऐसी चीज महसूस होती है जो आपको लगता है कि अगर आप आदिवासी होते तो ज्यादा अच्छे से समझ पाते? कहाँ आपको गैप नजर आता है? देखिए, एक
छोटी सी कहानी से मैं आपको समझाता हूं। आप लोगों में गुलाबो सपेरा का नाम किसी ने सुना है क्या? राजस्थान की गुलाबो सपेरा? नहीं। राजस्थान की एक जनजाति है बंजारा। उस जनजाति में एक लड़की पैदा होती है गुलाबो सपेरा। ये सपेरा कम्युनिटी की में थी जो सांपों को का नाच दिखाया करते थे और टेंट में रहा करते थे सपेरा जनजाति के लोग। होता क्या है कि उसके पिता के पहले से 6 बेटियां थी, तो ये बच्ची पैदा होती है, पिता गया हुआ है आपको सांप का खेल दिखाने के लिए, तो गांव की जो लेडीज, गांव की नहीं, उस टेंट वगैरह की जो लेडीज थी, उन लोगों ने क्या किया, गुलाबों को ले जाकर बालू में गाड़ दिया, रेत में गाड़ दिया राजस्थान की। रात को तकरीबन 12 बजे के बाद जब अंधेरा होता है, तो उसकी मां प्रसव के बाद जब थोड़ा सा नॉर्मल होती है, तो अपनी बहन को कहती है कि मैं अपनी बेटी का मुंह देखना चाहती हूं। तो उसकी बहन कहती है बच्ची तो मर चुकी होगी। बोली कोई बात नहीं, मर गई होगी, मैं अपनी मरी हुई बच्ची का चेहरा देख लूंगी, एक बार मुझे चेहरा दिखा दो। उसकी मौसी जाती है जहां गाड़ा गया था, उसे पता था, वो शिशु को निकालती है, बच्ची की मां को लाकर देती है, बच्ची की मां अपनी छाती को लगाती है, बच्ची जिंदा थी, बच्ची रोने लगती है। सुबह उसके पिता आते हैं, कहते हैं ऐसा ऐसा, उसको पूरा किस्सा बताया जाता है। वो आदिवासी बंदा, वह नर्तक बंदा, वह सपेरा बंदा कहता है यदि ईश्वर ने इस बच्ची को जीवित रखा है तो हो सकता है कुछ सोच के रखा होगा, मैं इसको पालूंगा। और वो सांपों के साथ उसको पालता है। राजस्थान में जहां जहां सांप के खेल दिखाए जाते हैं, वहां लोग 1 रुपए, मतलब उस जमाने में तो 4 आना 8 आना दिया करते थे, 4 आना 8 आना के साथ में सांपों को दूध दिया करते थे। तो वो बच्ची उस दूध को पीकर बड़ा होती है और सांपों के खेल के साथ वो सांप जैसा डांस करने लगती है। कालबेलिया नृत्य की शुरुआत उन्हीं ने की थी और वह बच्ची आगे चलकर आज की तारीख में 165 कंट्रीज में अपने शोज कर चुकी है। उसे भारत का सांस्कृतिक राजदूत कहा जाता है। तो यह कार्य सिर्फ आदिवासियों में हो सकता है। हमें यह आदिवासियत सीखने की जरूरत है, यह मातृत्व सीखने की जरूरत है। हमें यह मतलब क्या कहूं कि यह आदिवासियों का स्वभाव सीखने की जरूरत है। आप तमाम जगह घूमे भी हैं, गए भी हैं। जब पर्यटन की बात आती है तो विदेश लोग जाते थे, फिर प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप की ओर आकर्षित किया। आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां लोगों को घूमने जाना चाहिए और वहां जिन संस्कृतियों की अभी हम और आप चर्चा कर रहे हैं उन्हें काफी नजदीक से देखने को मिलेगी? अच्छा, विदेश घूमने वालों को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट की चीज में आता है कल्चर, प्रकृति जी, प्राकृतिक दृश्य और फूड। 2 ही चीज में इंटरेस्ट है। जहां जहां आदिवासी रहता है, मैंने पहले भी कहा, यह बात मानकर चलिए कि वहां की प्रकृति ब्यूटीफुल है। एग्जाम्पल इज अ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट में आप चले जाइए, वह घूमने की जगह है। हर जगह आपको आदिवासी मिलेंगे, हर जगह आदिवासी फूड मिलेगा। और आदिवासी फूड जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए मतलब उससे बेहतर फूड नहीं हो सकता। आप हमारे झारखंड आ जाइए, पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं, हमारे यहां लाल चींटी की चटनी बनती है। हालांकि मैं वेजिटेरियन हूं, मैं नहीं खाया हूं, लेकिन लोग बड़े शौक से उसको खाते हैं। इनफैक्ट पैक करके ये विदेशों तक आजकल जाने लगी है। तो ऐसे फूड हैं। बीते 15-20 मिनट से जिन हम चीज़ों पे बात कर रहे हैं, सभ्य समाज की ओर आकर्षित कर रहा है चीज़ें, लेकिन जब राजनीतिक गलियारों में बात होती है तो बात आदिवासी वर्सेस वनवासी हो जाती है, जल जंगल जमीन की हो जाती है। इसको आप कैसे देखते हैं उन सबके बीच में रह करके, और उस समुदाय पर क्या असर पड़ता है जब एक नेता कहते हैं कि उन्हें आदिवासी या वनवासी कहा जा रहा है, आदिवासी कहा जाना चाहिए? वो आम तबका जो है वनवासी समाज उसे कैसे देखता है? दीदी जी, आप पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, आप मुझे ये बताइए,
अभी एक देश में एक नैरेटिव चल रहा है गांधी पर, गांधी के कद को छोटा करने पर। तो ये गांधी शब्द को मिटाने में कितना समय लगेगा? और शायद कभी नहीं मिटेगा। बस यही है आदिवासी और वनवासी और जनजाति में फर्क। ये कोई फर्क नहीं है। कोई इसको आदिवासी के रूप में स्टेब्लिश करना चाहता है, कोई इसको जनजाति के रूप में स्टेब्लिश करना चाहता है, कोई इसको वनवासी के रूप में स्टेब्लिश करना चाहता है। ये सारे वही लोग हैं जो दूर से इनको देख रहे हैं। जब आप इनके अंदर जाएंगे तो सिर्फ आपको एक चीज मिलेगी, मानवता और आदिवासियत। या यूं कहो, आदिवासियत ही मानवता है, मानवता ही आदिवासियत है, और कोई फर्क नहीं है। एक आपने एग्जाम्पल मुझे बातचीत में बताया कि आदिवासियों की जमीन का जब अधिग्रहण किया गया तो मुआवजा का उस किस्से को बताइएगा, और ऐसे कुछ किस्से बताइएगा जो ये सरकारी स्तर की आप बात कर रहे थे। जी जी। एक्चुअली हुआ क्या कि मेरी जो पहली बुक थी, मेरी एक बुक आई थी बिखरे सिक्के, उसमें मैंने बिरसा की आत्मकथा लिखी थी, बिरसा मुंडा की आत्मकथा स्टाइल में। तो बिरसा उसमें लिखते हैं कि मैं तब नहीं मारा गया जब मेरी मृत्यु हुई, मैं तब मारा जाता हूं जब मैं आदिवासियों पर कुछ अत्याचार होते हुए देखता हूं। तो एक किस्सा बिरसा अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, यानी मैं लिखता हूं बिरसा के मुंह से, कि जब अर्जुन मुंडा सांसद बने और 2010 में संसद में अपना उद्बोधन दे रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ी पुरजोर तरीके से किस्से को कहा था कि रेलवे लाइन की थर्ड लाइन जो अभी बीच रही है, रेलवे लाइन के लिए लैंड का अधिग्रहण हुआ और आदिवासियों को मुआवजा दिया गया। एक महिला थी मंगरी देवी, उसकी 1 एकड़ 13 डिसमिल यानी अप्रोक्स 50,000 स्क्वायर फीट लैंड को एक्विजिशन किया गया और बदले में उसे दिया गया केवल 1848 रुपए, 1848 रुपए। आप सोच के देखिए, इससे बड़ा अत्याचार और क्या हो सकता है इस देश में, इससे बड़ा शोषण और क्या हो सकता है। और यदि शोषण की बात करूं तो मैं एक और शोषण बताता हूं आपको। वो मेरी पुस्तक है तुलसी मुंडा शिखर के छूते ट्राइबल्स पार्ट 1 में मैंने तुलसी मुंडा की स्टोरी लिखी है। तुलसी मुंडा कोयले के खदानों के क्षेत्र में रहती है, उन्हीं के खदाने हैं, उन्हीं का गांव है, उन्हीं का एरिया है, और उसको सैलरी कितनी मिलती है? 2 रुपए प्रति सप्ताह, यानी कितने रुपए? 29 पैसे, 29 पैसे पर डे। आवर्स कितने? आज की तरह 8 घंटे नहीं, 12 घंटे, 12 घंटे के 29 पैसे। आगे चल के वही तुलसी मुंडा स्कूलों के जाल बिछाती है और भारत सरकार उनको पद्मश्री प्रदान करती है। क्या वजह है कि ये चीजें मीडिया का हिस्सा कम बन पाती हैं और सालों सर्च करने के बाद जब पद्मश्री की घोषणा होती है तब मीडिया उनके घर पहुंचता है? ये बिल्कुल सत्य है कि पद्म पुरस्कार जब पहुंचते हैं तब ये सारी चीजें हम लोगों के नॉलेज में आती है, और यही कारण है कि मैं भी इन चीजों को अभी एकत्रित कर रहा हूं कि आज झारखंड के बाबा सिरमोन उरांव के बारे में पश्चिम बंगाल के लोग नहीं जानते हैं, पश्चिम बंगाल की कमला पुजारी के बारे में उड़ीसा के लोग नहीं जानते हैं, उड़ीसा के देतारी नायक के बारे में मध्य प्रदेश के लोग नहीं जानते हैं, मध्य प्रदेश के मान लीजिए भूरी बाई के बारे में आपको केरल के लोग नहीं जानते हैं, केरल की लक्ष्मी कुट्टी के बारे में महाराष्ट्र के लोग नहीं जानते हैं, महाराष्ट्र की जिव्या सोमे पासे के बारे में राजस्थान के लोग नहीं जानते। तो इन चीजों को ना बढ़ाना और इन चीजों पर शोध करना बहुत आवश्यक हो गया है। मैं लक्ष्मीबाई की तलहटी में बैठा हूं किले की, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि पुराने राजे महाराजाओं पर अब शोध बंद होने चाहिए, अब शोध होने चाहिए इस तरह के हीरोज पर। इसे 2 लाभ होगा। एक, आप प्रकृति की ओर लौटेंगे, पुरातन की ओर लौटेंगे, आयुर्वेद की ओर लौटेंगे, पर्यावरण की ओर लौटेंगे। और जो हम लोग बात करते हैं ना अभी ये जलवायु परिवर्तन की, बहुत ज्यादा आजकल इस पर चर्चाएं चल रही है, तो मुझे लगता है उसके 100 इलाज आपको गांव में मिल जाएंगे। आदिवासियों के गांव में उनके पास में प्राकृतिक इलाज हैं,
उनके पास में उनके सारे सॉल्यूशंस हैं, आपको बस उनके पास जाना होगा, समझना होगा। किन किताबों का आप जिक्र कुछ तो आपने अपनी किताबों के बारे में बताइए, और कुछ और किताबों के बारे में बताइए जिन्हें आदिवासी संस्कृति को जानने के लिए हम सबको पढ़ना चाहिए। यदि हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में मैं जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित हूं, अरुणाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे येसे दोरजे थोंगची। येसे दोरजे थोंगची ने एक से एक विषय पर किताब लिखी है। माने उन्होंने ऐसे ऐसे विषय को टच किया है जैसे बहुपति विवाह। बहुपति आज तक हम लोगों ने केवल पूरे अपने पुराणों में एक ही संस्करण पढ़ा होगा, स्मरण पढ़ा होगा, द्रौपदी की 5 पति थे। लेकिन क्या आपको पता है ये बहुपति आज भी इंडिया में कल्चर है। एक जाति है ब्रोकपा, ब्रोकपा जनजाति है अरुणाचल प्रदेश में। उन लोगों में कल्चर है कि आज भी उनमें एक लड़की कम से कम 3 से 4 पुरुषों के साथ विवाह करती है। और इस पर लिखते हैं येसे दोरजे थोंगची। एक वो लिखते हैं सिर कटा मानुस। ऐसी बहुत सी पुस्तक है, मुझे सारे नाम तो एग्जैक्टली याद नहीं है। एक है वो ममंग दई। ममंग दई भी अरुणाचल प्रदेश की इंग्लिश में उनकी बुक्स है, बहुत विद्वान है, उनकी बुक्स भी आप पढ़ेंगे तो वो एक अलग लेवल की बुक है। तो मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट की बुक्स को के जितने भी राइटर्स हैं उनकी बुक्स को आप टच कीजिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा उनमें। कुछ आप अपनी किताबें लाए थे दर्शकों? मेरी किताबें, जैसे मैंने विशेषकर काम किया है आदिवासियों में जिनको पद्मश्री प्राप्त हुई है, मैंने उनकी स्टोरीज को कंपाइल किया है, उनकी स्टोरीज लिखी है। ये अभी तक 4 पार्ट में आ गई है। सबका टाइटल एक ही है, शिखर को छूते ट्राइबल्स, पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। और एक मैंने किया कि पूरे देश भर में जितने पद्मश्री हैं उन सबकी में आदिवासी पद्मश्री, इस साल 157 कंप्लीट हो गए हैं। इन सबको कंपाइल करके मैंने एक जगह पर लाया है। इसका टाइटल है पीपुल्स पद्मा। एक आपकी आगामी किताब की जो भी बात हुई कि देश में जो पद्मश्री, टाटा से जुड़े हुए जो पद्मश्री और आदिवासी कार्यकर्ता हैं, उसकी कुछ झलक अगर आप देना चाहें, क्या होगा उस बुक में और किस प्रकार से कलेक्ट किया आप करेंगे आप? यस, लास्ट ईयर 3 मार्च को जमशेदपुर में क्या होता है, फाउंडर्स डे मनाया जाता है 3 मार्च को, जमशेदजी टाटा का जन्मदिन। तो टाटा के ग्लोबल सीईओ मिस्टर टीवी नरेंद्रन आए हुए थे। चूंकि मैं पद्मश्री पे लिखता हूं तो 3-4 मिनट का उनके साथ इंटरेक्शन था, तो बात बात में यूं ही बात चली। तो मैंने कहा भाई टाटा से भी कुछ पद्मश्री हैं? तो उन्होंने कहा हाँ होंगे, कितने होंगे? तो मैंने सर आप बताएं। तो उन्होंने कहा यार 10-20 तो होंगे। मैंने नहीं सर, मोर देन 170 हैं। वो सरप्राइज हो गए। और उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। टाटा ग्रुप से जुड़े हुए, टाटा ग्रुप ने जिन लोगों को प्रमोट किया, टाटा स्टील में जो लोग काम करते हैं, वैसे सारे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, उनको हम लोग कंपाइल करके एक बुक का रूप दे रहे हैं। और उसमें टाटा कंपनी का भी काफी कॉपरेशन है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि उन्हीं की स्पॉन्सर्ड रहेगी, और यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मुझे लगता है कि पेंगुइन इसको पब्लिश करेगा। जनता के बीच में से, श्रोताओं के बीच में से कोई सवाल अगर कोई पूछना चाहे तो? नमस्कार संदीप जी। सबसे नमस्कार पहले तो आपका बहुत बहुत साधुवाद। आपने एक बनिस्बत अछूते पहलू पर बहुत गहराई से अपनी बातें रखी। मेरा प्रश्न ये है कि जो तथाकथित मुख्य धारा है विचार और चिंतन सरणी की, इसमें हमें ये जो अछूते पहलू हैं जिनसे हमारी संस्कृति की और हमारी सभ्यता की जड़ें निकली हैं, दरअसल इन तक पहुंचने के लिए, जैसे कार्तिक ने भी जो प्रश्न पूछा ना कि कौन सी किताबें पढ़ी जानी चाहिए, किताबों से इतर ऐसी क्या चीजें हैं कि हम उनके प्रति एक सच्ची संवेदना के साथ और इम्पैथी के साथ, नॉट सिंपैथी, उन्हें सिंपैथी नहीं चाहिए, वो कोई बेचारे नहीं है, बेचारे हम हैं जो ऐसी सोच से ग्रस्त हैं। तो इस दारिद्रिक सोच से हम बाहर कैसे निकलें? ये जो तथाकथित सभ्य समाज है, ये अपनी वैचारिक दरिद्रता से कैसे उभरे? आप इसके लिए, चूंकि आपने दोनों हाशिए के दोनों तरफ की चीजों को बहुत गहराई से देखा, समझा है, तो आपका इस पे क्या टेक रहेगा, मैं जानना चाहूंगा थोड़ा विस्तार से। बहुत सिंपल में मैं आपको बताता हूं। अभी देश में केवल राम की चर्चा चल रही है, राम की, कृष्ण की, पॉलिटिकल हो,
कुंभ की चर्चा चल रही है, अभी पूरा देश जो है ना धार्मिक रिलीजन मोड में है। तो मैं इसी को रिलेट करके आपको बताता हूं कि यदि राम को पढ़ना हो तो उससे ज्यादा जरूरी है सबरी को पढ़ो। राम को पढ़ना हो, को समझना हो तो उससे ज्यादा जरूरी है केवट को समझो कि केवट की क्या भावना रही होगी राम के प्रति। क्या उतना श्रद्धावान कोई और दूसरा हो सकता था क्या? यदि कृष्ण को समझना हो तो कृष्ण का पूरा जीवन काल आपको सब जगह मिलेगा। कृष्ण की बहुत सारी स्टोरीज आप लोग जानते होंगे, लेकिन ये बताओ कृष्ण जब परलोक गमन किए तो आप लोग को वो स्टोरी पता है वो कैसे किए थे? कैसे किए थे? एक भील ने करेक्ट, हिरण समझ के जो तीर मारा था उनके पैर में लगा था। करेक्ट। यानी कृष्ण ने अपने परलोक गमन के लिए किसको चुना? आदिवासी को चुना। भगवान शिव ने अपना शिवलिंग रावण को दे दिया और कहा तू इसको लेकर जा, लेकिन पीछे से एक युक्ति भी लगा दी कि तू ले जा नहीं पाए, तो कह दिया कि तू यदि इसको कहीं रखेगा तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण को लघु शंका लगती है और वह देवघर में किसी व्यक्ति को पकड़ा देता है और कहता है बस मैं लघु शंका करके आ रहा हूं, तुम इसको पकड़ के रखो। वो इतना भारी हो जाता है शिवलिंग की वह व्यक्ति उसको वापिस रख देता है। तो भगवान शिव ने उस शिवलिंग को पकड़ने के लिए किसको चुना? तो बैजू भील को चुना, जो आगे चल के बैजनाथ धाम उसका नाम पड़ा। तो आदिवासी तो भैया हमारे पुरातन से पुरातन काल से चले जा रहे हैं। फर्क इतना है, हम राम और सीता और कृष्ण और हनुमान की तस्वीर तो लगा लिए, सबरी की, केवट की, बैजू भील की और उस भील की तस्वीर को भूल गए। और किसी का कोई प्रश्न? चलते चलते कोई एक बात जो मेरे से रह गई हो लेकिन आप कहना चाहें। नहीं, मुझे लगता है ना आदिवासियत पे काफी बात कर ली है हम लोगों ने। मुझे लगता है बीएलएफ पर मैं एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा। जरूर। कि मैं सोचा कि आऊंगा कुछ बताऊंगा, लेकिन पहला सेशन से लेकर अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ कुछ सीख के जाऊंगा। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा बीएलएफ की पूरी टीम को, झांसी के इतने अच्छे श्रोताओं को, और खासकर सुबह से जो लड़के स्टूडेंट्स जो काम में लगे हुए उन स्टूडेंट्स को थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर।